खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरन, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। आज खबरें अब तक में बात होगी हाथरस वाले बाबा को बचाने में जुटे सत्ता पक्ष और विपक्ष की। बिहार में पुलों को लेकर मचे उत्पात की और राहुल गांधी के राजनीति में बदले रंग और रूप की। इसके अलावा आज राजनीति में क्या हुआ कुछ खास, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले भारतीय सेना के लिए गुड न्यूज। 35,000 AK-203 राइफल्स की हुई डिलीवरी। भारत सरकार की तरफ से इन असॉल्ट राइफलों को बनाने के लिए जुलाई 2021 में रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। हाथरस हादसे पर सीएम योगी को सौंपी गई एसआईटी रिपोर्ट, बड़े खुलासे की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई है। मुख्यमंत्री के 5 कालिदास मार्ग पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उनसे मुलाकात की और भगदड़ मामले में जांच रिपोर्ट सौंपी है। माना जा रहा है कि 15 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कीर स्टारमर का आया पहला रिएक्शन। ब्रिटेन में 4 जुलाई को संपन्न संसदीय चुनाव का परिणाम आ चुका है। विपक्षी लेबर पार्टी ने एक अरसे के बाद सत्ता में वापसी की है। पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने कहा कि जीत मिलने के बाद ये पहली उनकी प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो अब शुरू होगा। महुआ मोइत्रा के पैजामा थामने वाली टिप्पणी पर एनसीडब्ल्यू सख्त लिया स्वतः संज्ञान। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अपनी पैजामा टिप्पणी से एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। आयोग ने टीएमसी नेता की अपमानजनक भद्दी टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कमजोर शुरुआत के बाद खरीदारी लौटी, सेंसेक्स सपाट बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 53 अंकों की गिरावट के साथ 69,000 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 21 अंकों की बढ़त के साथ 24,323 के स्तर पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन उससे पहले आज के वायरल वीडियो को जरा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए। अब बात कीजिए सामने। You can talk to a chairman ना? जी। अरे चेयर ही हटा दो ना, बैठिए, चेयर लेके हटा दो। सामने बैठे हुए सर, आपको समझ नहीं आ रही है? खड़े आप लोग।
Now what is this going on? Shirley has already appointed you as the principal of this college. Not now. Long ago. Where is Shirley? Shirley is there. यहाँ Please sit here. जब आपको प्रिंसिपल all the teachers and the staff. टीचर्स है क्या अंदर आइए. What is going on? This is your school, right? Why don't you come in? She is already appointed. Just the way you Today is the first day. So you are sitting inside and you are locking outside. And people are saying that we don't have a key. What is this going on? You are doing. We are not doing anything. ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बिशप जॉनसन इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर कब्जे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों पर पूर्व प्रधानाचार्य ने जबरदस्ती और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को कुर्सी से धकेल दिया गया। प्रिंसिपल बाहर से ताला लगवाकर ऑफिस में बैठी थी, तभी बिशप और उनके लोग कॉलेज में घुस गए। उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा तोड़ दिया। ये पूरा कारनामा हुआ। अब सोचने वाली बात है कि एक स्कूल में ऐसा होना कितना जायज है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। हाथरस भगदड़ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के अपनों के आंसू सूखने के नाम नहीं ले रहे हैं। अपनों को खोने का गम उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। प्रदेश की योगी सरकार ने भले ही इस घटना पर जांच के आदेश दिए हों और आरोपियों को सजा देने की बात कही हो, लेकिन हर मुद्दे पर सियासत करने वाले आज इस मुद्दे से गायब हैं। जी हां, हाथरस घटना को लेकर किसी भी राजनेता की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। कोई आरोपी बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हाथरस के पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उनको सांत्वना दी, लेकिन भोले बाबा के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर ऐसा क्यों नेता ऐसा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनका भोले बाबा के साथ कोई संबंध है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है और गलतियां हुई हैं। राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि मुआवजा सही मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें। राहुल गांधी ने पीड़ितों के लिए तो मदद मांगी, लेकिन राहुल गांधी ने नारायण हरि सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। सरकार पर हमेशा सवाल उठाने वाले राहुल ने ये तक नहीं पूछा कि बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यूपी सरकार उन्हें क्यों बचा रही है। राहुल गांधी मौन रहे। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एकता हो गई है, मतलब दोनों पक्ष एक हो गए हैं। न बीजेपी, न बसपा, न कांग्रेस और न ही समाजवादी पार्टी ने बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। सबको इसकी फिक्र है कि कहीं दलित वोटर नाराज ना हो जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी इस मामले में बीजेपी सरकार को दोषी मान रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव और बाबा के संबंधों को उछाला जा रहा है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कुछ तस्वीरें बाबा के साथ वायरल हुई थी, जिसके बाद अखिलेश भी सवालों के घेरे में आ गए थे। हालांकि उन्होंने बाद में इस मुद्दे को लेकर अपनी सफाई दी थी, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी इस मुद्दे पर चुप हैं। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एक हैं, खासकर विपक्ष जो सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। और देखा जाए तो विपक्ष के लिए इससे बड़ा कोई मुद्दा और हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा क्या है जो विपक्ष इस बार मौन है और सरकार के साथ खड़ा है? खैर, वजह जो भी हो, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि इस घटना में मारे गए बेगुनाहों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। नीतीश बाबू के बिहार में बारिश क्या शुरू हुई, मानो पुलों के गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया है। जी हां, बिहार में एक के बाद एक पुल जमींदोज होते जा रहे हैं। बीते 18 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं। अगर छोटे मोटे पुलों को मिलाकर देखें तो एक दिन में ही 5 पुल गिर गए। इसके बाद से प्रदेश के नीतीश सरकार पर सवाल उठने लगे हैं।
हर दिन गिरते पुल भ्रष्टाचार की पोल खुल रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। बिहार में हर साल बारिश आते ही पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इसको लेकर कोई काम नहीं कर रही है। आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में पिछले कुछ दिनों में एक खबर बार बार आ रही है, वो है पुल गिरने की न्यूज़। दरअसल बिहार में पिछले 18 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं। इस साल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले अररिया जिले में सिकटी प्रखंड में एक पुल गिरा था। इसके बाद पुल गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और एक पखवाड़े में करीब 10 पुल गिर गए। अगर छोटे मोटे पुलों को मिलाकर देखें तो 3 जुलाई को तो एक दिन में ही 5 पुल गिर गए। वैसे ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ अलग है और पुल गिर रहे हैं। बिहार में हर साल बारिश के आते ही पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद भी प्रदेश सरकार इसके बचाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। वहीं अब इसको लेकर काफी राजनीति भी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं और इसे भ्रष्टाचार का नतीजा बता रहे हैं। देखा जाए तो बिहार में दिन पर दिन एक एक करके सभी पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस कारण पुलों की सही देखभाल नहीं हो पा रही है। विवादों के बाद भी बिहार में पुलों का रखरखाव बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। पटना में आरडब्ल्यूडी और आरसीडी के पुल पुलियों और क्लवर्ट की संख्या 3,389 है, लेकिन इसे रख रखाव को लेकर क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई नीति नहीं है। यानी बिहार में पुलों का रख रखाव भगवान भरोसे है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, संसद का विशेष सत्र भी खत्म हो चुका है, लेकिन बीते 2 सालों में राहुल गांधी ने अपनी जो जननायक वाली छवि बनाने की कोशिश की है, वो उस पर अब भी काम कर रहे हैं। वो उन नेताओं में से एक बन गए हैं जो मुसीबत में जनता के साथ सबसे पहले खड़े होते हैं और उनके सुख और दुख में भागीदारी निभाते हैं। राजनीति के आईने में छवियां स्थायी नहीं होती, चेहरा वही होता है, अक्स बदल जाता है। यही हुआ है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी को पसंद करना और नापसंद करना किसी की व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक राय हो सकती है, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी सबको उनके बारे में सोचने, समझने और पसंद करने पर कहीं न कहीं जरूर मजबूर कर रहे हैं। जनता के साथ कदमताल करना हर नेता के बस की बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी इसे अपने बाएं हाथ का खेल बना रहे हैं और ये बीजेपी के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हाथरस का हादसा, अपनों को खोने का गम, सियासत से परे मदद और साथ की गुजारिश, बस यही हाल है इस वक्त हाथरस के लोगों का। उनको मुआवजे का लालच नहीं, किसी के साथ की ज़रूरत है। बस यही साथ देने हाथरस पहुंच गए राहुल गांधी। उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की, उनको गले लगाया, उनकी बात सुनी और भरोसा दिलाया कि उनसे जितना बल पड़ेगा वो उनकी मदद करेंगे। राहुल गांधी का पीड़ितों से मिलने का ये दौरा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार को हाथरस के दौरे के बाद हुआ है। कांग्रेस ने राहुल के पीड़ितों के साथ मिलने की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। हाथरस में राहुल गांधी का अलग अवतार सामने आया, एक संवेदनशील राजनेता का, एक ऐसा नेता का जिसे अपने बीच पाकर पीड़ित उसके कंधे पर सिर रखकर बेजार रो सके। राहुल गांधी भी एक एक कर पीड़ितों का दर्द सुनते रहे, उन्हें मदद का भरोसा दिया, कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। खास बात यह है कि इस दौरे के बाद एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि राहुल हाथरस में सियासत को साधते नजर आए। उन्होंने ना ही कोई ऐसा बयान दिया जो सीधे तौर पर भाजपा पर हमला करने वाला हो, ना उन्होंने कोई तंज कसा, ना कोई उग्र बयान दिया। बस ये कहा कि प्रशासन की कमी है, इसका पता लगाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें।
राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करूं। बात केवल हाथरस की नहीं, 2014 के बाद सियासत से पप्पू की पहचान लेकर राहुल कुछ साल गायब रहे, लेकिन 2022 से वो ऐसे निकले कि अब खो जाने का सवाल ही नहीं उठता। बीते 2 सालों में राहुल गांधी ने इतना काम कर लिया है कि उन्होंने भाजपा की पकड़ को भी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में हिला के रख दिया है। राहुल की राजनीतिक यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा एक अहम पड़ाव बनकर आई, जब राहुल ने देश को, समाज को, जनता को नए सिरे से देखना शुरू किया। देश के बारे में उनकी धारणा बदली और उनके बारे में देश की। पहली बार लोगों को लगा कि सफेद टी-शर्ट पहने ये दमदार चेहरा कुछ तो कर रहा है। इस बिखरी और बड़ी हुई दाढ़ी के पीछे लोगों को एक ईमानदारी नजर आई और राहुल के प्रति निगेटिव नैरेटिव को अब ढलान मिलने लगा। दूसरा बड़ा मंत्र बना सामाजिक न्याय, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीबों के हक और हित के मुद्दे को राहुल ने अपनी भाषा बनाया और 24 के राहुल गांधी को सबके सामने है ही, जिन्होंने भाजपा की नींव का डगमाने का काम कर दिया। कभी राहुल कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन आज जो कांग्रेस है वो राहुल की कांग्रेस है। आज की कांग्रेस को राहुल गढ़ रहे हैं और पुराने खोल से निकालकर आगे बढ़ रहे हैं, और यही पहचान अब भाजपा के लिए मुसीबत बनकर सामने आने वाली है। भाजपा का कोई नेता नहीं पहुंचता, वहां राहुल पहुंच जाते हैं। जिस मुद्दे पर भाजपा चुप्पी साधती है, उस मुद्दे को राहुल सदन में ललकारते हैं। चाहे परीक्षा में धांधली का शिकार हुआ कोई युवा हो या अग्निवीर बनने के बाद शहीद हुए जाबाज के घर पहुंचना हो, राहुल सबसे आगे रहते हैं। राहुल गांधी की ये तेजी और भाजपा की चुप्पी ही आने वाले दिनों में सियासत में काफी कुछ बदलने वाली है। देखा जाए तो छवियों का बनना और बिगड़ना राजनीति की घड़ी में नियति की तरह है। कभी एक का डंका बजता है तो कभी किसी का बैंड बज जाता है, लेकिन शायद ये वक्त राहुल गांधी का है। अब राहुल गांधी एक अलग ही अवतार में दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब की बार 400 पार का दम भर रही बीजेपी बामुश्किल 240 सीट ही जीत पाई। 2014 और 2019 में 44 और 52 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार 99 सीट पर पहुंच गई। राहुल गांधी पार्टी और कार्यकर्ताओं के उस जोश को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा उनको आगे मिलना तय है। साथ ही जनता को भी एक ऐसा नेता मिल रहा है जो उनके दुख और उनकी समस्या में सबसे ज्यादा उनके साथ खड़ा होता है। फिलहाल ये थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसी के साथ आज राजनीति में क्या हुआ कुछ खास वो भी आपको बता देते हैं। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन का अद्भुत खेल है। एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। वहीं 15 दिन में 12 पुलों का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं है, वे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। वहीं ब्रिटेन में कल आम चुनाव के लिए मतदान के बाद नतीजे जारी किए गए। मतदान के बाद जारी किए गए नतीजों में लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने 400 का आंकड़ा पार किया। लेबर पार्टी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को बधाई दी। इसके अलावा राज्यसभा में आज एक नई रिक्त पैदा हो गई, जब सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने के केशव राव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राव ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारत राष्ट्र समिति के राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता छोड़ दी। वहीं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ में विरोध का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को खन्ना शहर की सफाई व्यवस्था देखने निकले थे। गीतापल्ली एरिया में पहुंचे तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति कीचड़ में लेट गया। मंत्री तसल्ली रखने का भरोसा देते हुए वहां से निकल गए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मगर जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे। हाल ही में दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्य पानी की संकट से जूझे। पानी की कमी अब धीरे धीरे इस देश में बढ़ रही है। एक और बारिश शुरू हो गई है तो कहीं पानी की कमी भी होती है। ऐसे में संतुलन की बहुत जरूरत है।
कहीं किसानों के पास पानी नहीं तो कहीं बाढ़ से किसान परेशान हैं। हमारे पास नहरें हैं, सिंचाई व्यवस्था है, छोटी सिंचाई भूजल से होती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारी अधिकांश कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है और ये हमारे भोजन का लगभग 40% उत्पादन करती है। हमारा आपको ये बताने का मतलब केवल इतना है कि बारिश हो रही है तो इसे बर्बाद ना जाने दें, जल संचयन करें। जल संचयन एक ऐसी तकनीक है जो वर्षा जल को बह जाने से रोकती है। इसके बजाय पानी को एकत्रित और संग्रहित किया जाता है ताकि इसका उपयोग वनस्पति, जानवरों या लोगों द्वारा किया जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर काम करना और जनप्रतिनिधि से काम करवाना होगा ताकि पानी को बचाया जा सके। इस पर कैसे और क्या काम हो सकता है, इस पर जरूर सोच कर देखें। फिलहाल मुझे दें इजाजत आज के इस सुविचार के साथ। कोशिश करना ना छोड़ें, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है।